इतिहास पार्ट 2। साथियों, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है इसका प्रारंभिक इतिहास बताया। प्रारंभिक जो शासक हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के, वो उन सभी के बारे में हमने चर्चा की और इस तरह से राव जोधा यहाँ से शुरू करते हुए पढ़ते गए। लास्ट टॉपिक जो हमारा था राव गांगा हमने लिया था। तो राव गांगा के बाद में जो आज की क्लास का जो टॉपिक है मारवाड़ का इतिहास, जिसमें हम राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं और राठौड़ वंश में पार्ट 2 में हम जो है राव मालदेव से जो है आज की क्लास शुरू करेंगे। साथियों, मालदेव से पूर्व जब हमने चर्चा की कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, उसके बारे में सारी जानकारी जो हमने पिछली क्लास में ली, उसमें एक जो है इंपॉर्टेंट लाइन छूट सी गई थी, तो मुझे लगा शायद बतानी इंपॉर्टेंट है। एक इतिहासकार हुए थे साथियों, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो इतिहासकार हुए थे, उन्होंने हमारे इस मेहरानगढ़ के किले के लिए एक इसकी सुंदरता और बनावट के लिए एक लाइन कही गई थी जो बहुत चर्चित है कि इस किले का निर्माण देवताओं और परियों ने अपने हाथों से किया है। रुडयार्ड किपलिंग का यह कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि मेहरानगढ़ जो किले का जो निर्माण है देवताओं और परियों ने अपने हाथों से किया है। साथियों, इस तरीके से जो राजस्थान के जो तमाम तरह के दुर्ग है उन सभी के लिए लाइनें ऐसी कुछ कही जाती है, जैसे कि कुंभलगढ़ का जो किला है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बना है। तो उस कुंभलगढ़ की किले की ऊंचाई के लिए कहा जाता है, अबुल फजल ने कहा है कि यह किला इतनी बुलंदी पे बना है कि इसे देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। उसकी भव्यता के बारे में कहा गया है। ठीक वैसे ही रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस तरह अलग अलग प्रकार से विभिन्न दुर्गों की बनावट के ऊपर ऐसे कुछ जो कथन है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। राव मालदेव। साथियों, राव मालदेव मारवाड़ के राठौड़ राजवंशों के सबसे प्रतापी शासकों में से गिने जाते हैं। एक राव मालदेव राव गांगा के पुत्र थे। राव गांगा जिन्होंने खानवा के युद्ध में इसी मालदेव को भेजा था, अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक देकर भेजा था। राणा सांगा की सहायतार्थ भेजा था इन्होंने। खानवा का जो युद्ध है साथियों, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का मैदान जो भरतपुर में है वहां युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है राणा जो है सांगा की पराजय होती है। ठीक है, और इस तरीके से जो है हमें बाबर की विजय होती है उस युद्ध में। तो गांगा के बाद में नेक्स्ट जो पुत्र है इनके राव मालदेव। मैं खास बात बता दूं, राव मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके फिर उसके बाद में ये मारवाड़ के शासक बने थे। इसीलिए राव मालदेव को मारवाड़ में राठौड़ों में पितृहंता के रूप में, एक शासक के रूप में जाना जाता है, पितृहंता के रूप में। दूसरी बात, अगर इंपॉर्टेंट बात कहें, पितृहंता के रूप में भी चर्चित है। साथ ही साथियों, मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने, इसको जो है फारसी इतिहासकारों ने अपने साहित्य के अंदर जो है फारसी इतिहासकार इन्होंने अपने साहित्य में मालदेव को हशमत वाला शासक कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में आरपीएससी में पूछते हैं कि हशमत वाला शासक किसे कहा गया है। 4 ऑप्शन देंगे, चंद्रसेन, मालदेव, जोधा या कुछ और ऐसा नाम देके। तो हमें ध्यान रखना है राव मालदेव को जो है हशमत वाला शासक कहा गया है फारसी इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों, 52 युद्धों का विजेता के रूप में भी इसकी उपमा है। एक तरीके से इन्होंने 52 लगभग युद्ध थे, सभी जीते थे, तो 52 युद्धों का विजेता भी मालदेव है साथियों। और साथियों, हिंदू बादशाह के रूप में आपकी विशेषता है हिंदू बादशाह, क्योंकि हमारे मारवाड़ के इतिहास, राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो हिंदू बादशाह, हिंदू पत, हिंदू सुल्तान ऐसे कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू पत शब्द अगर कहीं आए, हिंदू पत, तो ये शब्द साथियों राणा सांगा के लिए शुभ काम आया है। राणा सांगा के लिए हिंदू पत काम आया है। हिंदू सुल्तान अगर शब्द कहीं काम आया है, हिंदू सुल्तान, तो राणा कुंभा के लिए काम आया है हिंदू सुल्तान। राणा कुंभा के लिए प्रयोग में आया है सुल्तान। तो ठीक वैसे ही हिंदू बादशाह जो है राव मालदेव के लिए काम में आया गया है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं। राव गांगा के पुत्र हुए, राठौड़ राजवंश का पितृहंता कहते हैं इनको, हशमत वाला शासक भी कहा गया है फारसी इतिहासकारों के द्वारा। 52 युद्धों का विजेता भी माना गया है एक तरीके से, और हिंदू बादशाह भी कहा गया है। इस तरह से कुछ इनकी उपमाएं हैं जो आरएएफ में
अलग अलग एग्जाम से पूछी जाती है। कार्यकाल इनका 1531 से लेकर 1562 तक आपका कार्यकाल रहा है। फिर हम बात करते हैं राव मालदेव की कुछ निर्माण कार्यों की। अगर मैं बात करूं तो साथियों, जोधपुर शहर के जो परकोटे हैं, अलग अलग प्रकार से जो परकोटे हैं, उनका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, सोस्ती गेट, नागौरी गेट, मेड़ती गेट, जालोरी गेट, शिवांची गेट, इस तरह के जो कुछ गेट है अलग अलग हमारे आज बाजार में जो है, मुख्य बाजार है, चर्चित भी काफी है। तो इस तरह से जो प्रमुख गेट है और जो परकोटा है, इस तरीके से उस परकोटे का निर्माण राव मालदेव के समय में ही बनाया गया एक तरीके से। साथियों, राव मालदेव के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इनके जो प्रमुख जो दो युद्ध है साथियों जीवन काल के, तो उन दो प्रमुख युद्धों के ऊपर भी जो आरपीएससी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। पहला युद्ध जो है साथियों मैं बताना चाहूंगा, पहला युद्ध जो है पहुबा या साहिबा का युद्ध। पहुबा या साहिबा का युद्ध जो है, ये मुख्य युद्ध है मालदेव का, जो कि 1541 ईस्वी में लड़ा गया। राव मालदेव मारवाड़ के शासक और बीकानेर के शासक है राव जैतसिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मालदेव ने राव जैतसिंह को युद्ध में मार दिया गया, यानी इनकी मृत्यु जो है मारे गए युद्ध भूमि के अंदर। और इनका जो बेटा था कल्याणमल जो है राव जैतसिंह का जो बेटा था, जिसने भागकर शरण ली शेरशाह सूरी के पास में। कल्याणमल ने जो है भागकर शरण कहां ली साथियों? शेरशाह सूरी, जो दिल्ली के उस समय तत्कालीन शासक थे, हुमायूं के बाद में बने थे। तो कल्याणमल ने वहां जाके शरण ली। तो एक तो आप याद रखेंगे पहुबा या साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी, मालदेव वर्सेस राव जैतसिंह, बीकानेर के शासक है। और राव जैतसिंह युद्ध में मारे गए और मालदेव की जो है विजय होती है। और इनके पुत्र जो है कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी के पास शरण ले लेते हैं। तो एक तो युद्ध होता है, ये पहुबा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। सेकंड जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है राव मालदेव के बारे में, उनके जीवन का महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है साथियों, वो है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। बहुत सारे सवाल जो इस युद्ध के बारे में पूछे जाते हैं कि यह युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, किनके बीच में हुआ, इनके मालदेव के सेनापति कौन थे, किसकी विजय होती है और किसकी विजय पे क्या कथन लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है साथियों। तो मैं बता देता हूं साथियों, जैतारण नामक जो जगह है उसके पास में गिरी और सुमेल नामक दो स्थान है। तो गिरी और सुमेल नामक स्थान पर मारवाड़ के राव मालदेव और शेरशाह सूरी, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उस समय, तो मालदेव और शेरशाह सूरी के जो बीच में एक युद्ध होता है। 5 जनवरी 1544 तारीख है, 5 जनवरी 1544, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का यह युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में साथियों बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी की विजय होती है, यानी शेरशाह सूरी को युद्ध जीतने में बहुत चीखें आ जाती है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तब आखिरकार जब शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है तो उसके मुंह से बरबस निकल जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन आरएस के एग्जाम में और तमाम तरह के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में दिखते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन किसका है? तो यह कथन है शेरशाह सूरी का। ध्यान रखेंगे साथियों, शेरशाह सूरी का। मुट्ठी भर बाजरे की खातिर, मुट्ठी भर डॉट डॉट, ये मुट्ठी भर बाजरे की खातिर जो है मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। और इस युद्ध की बात करें अगर हम साथियों, तो मालदेव के जो दो प्रमुख सेनापति थे, जैता और कूपा, जैता और कूपा जो दो मालदेव के प्रमुख सेनापति थे, इन्होंने बहुत ही वीरता से इस युद्ध के अंदर अपना जो है वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध बहुत वीरता से लड़ा। और शेरशाह सूरी की जो युद्ध में विजय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी साथियों, वो थी जलाल खान जलवानी नामक जो व्यक्ति थे। इनके सेनापतित्व में, इनकी सहायता से आप युद्ध जीते। इस तरीके से ये युद्ध जीता। और मालदेव जो है साथियों इस युद्ध के बाद में यहाँ से जो मारवाड़ में सिवाना की तरफ ये चले जाते हैं मालदेव। और जो जोधपुर का जो किला है साथियों, शेरशाह सूरी ने खवास खान नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया था और फिर वो वापस आगे चला गया। ये खवास खान नामक जो यहाँ लिखा है, इस खवास खान को इन्होंने जो है जोधपुर का दुर्ग इन्हें सौंप दिया गया, क्योंकि मालदेव तो चले गए सिवाना की पहाड़ियों के अंदर और खवास खान को मेहरानगढ़ किला सौंप के शेरशाह सूरी फिर आगे चले गए। इस तरीके से साथियों ये जो इंपॉर्टेंट युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध, आप याद रखेंगे।
अच्छा, जैता और पूपा नामक साथी जो साथी दो सेना नायक थे, इन्हें आप याद रखेंगे। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे जो है सेना नायकों की जोड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, तो वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैता और पूपा तो मालदेव के सेनापति है ही है। साथियों साथ में जयमल और पत्ता, जयमल पत्ता की जोड़ी भी बहुत फेमस है, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी जो है उनके जो है सेनापति थे, जयमल और पत्ता। उसके बाद में आला और उदल भी थे, चंदेल शासक ब्रह्मवर्ती देव के सेनापति थे। और हम बात करें मेवाड़ की तो गोरा और बादल भी थे, राजा रतन सिंह जो थे, राणा रतन सिंह उनके दरबारी। तो इस तरह से गोरा बादल, जैता पूपा, आला उदल, जयमल पत्ता, इस तरह से कुछ ऐसी सेना नायकों की जोड़ियां जो है हमारे राजस्थान में अलग अलग प्रकार से जो है फेमस हुई है अलग अलग तरीके से। तो ठीक है साथियों, तो मालदेव के बारे में हमने चर्चा की, दोनों युद्धों के बारे में पढ़ लिया साथियों। अब मैं आपको नेक्स्ट बात, हाँ एक चीज और छूट गई थी साथियों, कि मालदेव का जो राज्याभिषेक होता है साथियों, वो सोजत के अंदर होता है, सोजत पाली जिले में पड़ता है, यहाँ इनका आपका राज्याभिषेक होता है। मालदेव ने कुछ छोटे छोटे युद्ध भी बनाता है, सोजत का किला, रिया और मेड़ता साथियों दोनों ही नागौर जिले में पड़ते हैं। रिया और मेड़ता और पोखरण, यहाँ कुछ किलों का निर्माण भी करवाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम विवाह की बात करें, वैवाहिक संबंध की, तो मालदेव का जो विवाह है जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण, उनकी पुत्री थी उमादे। तो उमादे से जो है मालदेव का जो विवाह हुआ था, उमादे, मैं यहां नोट कर रहा हूं नीचे, उमादे जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी उमादे। और इतिहास में उमादे साथियों रूठी रानी के नाम से फेमस हुए थे, रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध हुई। अब कोई निजी कारण से उमादे रूठ गई थी, और रूठने के बाद में साथियों ये जीवन का मैक्सिमम टाइम जो है इन्होंने तारागढ़ जो किला है अजमेर का, वहां पे इन्होंने अपना समय बिताया और वहीं पे ज्यादातर रही थी एक तरीके से। ये रूठी रानी हो गई। साथियों मालदेव के दो दरबारी कवियों के नाम भी पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर 1 तो है ईसरदास। साथियों जो प्रमुख कवि है मालदेव के दरबार में दरबारी थे वो थे ईसरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईसरदास की प्रमुख रचनाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आरएस एग्जाम मेंस में पूछी गई थी 2016 में, हाला झालारी कुंडलियां। आरएस मेंस 2016 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन वाले इसमें हाला झालारी कुंडलियां किसकी रचना है, तो ईसरदास की रचना है। इसके अलावा देवी याण ये की रचना है, एक और हरिरस, ये 3 रचनाएं हैं ईसरदास की साथियों। नेक्स्ट जो है दरबारी थे आशानंद। तो आशानंद ने एक रचना लिखी थी बाघा भारमली रा दुहा, और नेक्स्ट रचना है उमादे भटियाणी रा कवित। 2 रचनाएं और 2 कवि आप याद रखेंगे प्रमुख रूप से एक साथियों। इस तरह से जो है मालदेव के बारे में हमने कुछ जाना। अच्छा, मालदेव के बाद में जो है नेक्स्ट शासक जो होता है साथियों, इनके बाद में जो मारवाड़ का जो शासक बनते हैं राव चंद्रसेन बनते हैं, क्योंकि मालदेव के बाद में इनके पुत्र जो है चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और एक राम सिंह, इस तरह से हुए थे। तो प्रमुख जो शासक है नेक्स्ट इनके बाद में जो बनने वाले हैं वो है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में भी हम जानेंगे। मैं बोर्ड साफ करता हूं थोड़ा, उसके बाद हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ते हैं। साथियों चंद्रसेन को मारवाड़ का भोला बिसरा नायक के रूप में भी जाना जाता है, और चंद्रसेन को मारवाड़ में जो है मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन नेक्स्ट टॉपिक है। राव चंद्रसेन ये, इसके बाद में इनके पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने। साथियों